नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत हम जीएस पेपर 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, उन कारकों को अनुरेखित कीजिए जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में फूट पड़ गई थी। इस बात का राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी आपको बताना है। मतलब आपके प्रश्न में 2 डायमेंशंस हैं और इन दोनों को कवर करना। सबसे पहले तो ये बताना है कि वो कौन से कारक थे जिनके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है 1907 में जो एक तरीके से विभाजन हुआ, फूट पड़ी सूरत अधिवेशन में। तो आप उन कारणों की चर्चा करना है। उसके बाद फिर इनका जो है आगे का इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, वो आपको बताना है। तो आइए बिना समय गंवाए अपने प्रश्न को देखते हैं। और ये कुछ शेड्यूल है, हर बार की तरह इस बार भी हम थोड़ा सा संक्षेप में बता दे रहे हैं कि देखिए मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे प्रत्येक दिन होता क्या है कि हम प्रत्येक पेपर से प्रश्न कराते रहते हैं मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को वीकली करंट अफेयर्स होता है। तो इस समय तो आप पूरा प्रयास करिए कि चैनल पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ यदि चैनल पे बने रहेंगे तो न केवल आप यहाँ एक प्रश्न का मॉडल आंसर पाएंगे, बल्कि आपको उत्तर लेखन कैसे करना है वो भी कुछ हद तक आप यहाँ से सीखेंगे। तो सूचना समाप्त हुई। आइए प्रश्न देखते हैं। एक बार फिर से हम प्रश्न पढ़ दे रहे हैं। उन कारकों को अनुरक्षित कीजिए जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में फूट पड़ गई थी। इस बात का राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ा था, यही बताना है। 12 अंक का प्रश्न है। तो देखिए इसमें जो है 2 डायमेंशन से प्रश्न पूछा गया है और आपको अपने मुख्य परीक्षा में ऐसे ही देखना है कि प्रश्न को कितने भागों में पूछा गया है और उसी के हिसाब से अपने उत्तर को लिखना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप भूमिका दीजिए कि बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का एक प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के मध्य विरोध और जो है वो तीव्र हो गया। आप सभी जानते होंगे कि करजन के समय में 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ और उसके बाद जो ये धारा थी भारत में गरम दल और नरम पंथ की, तो इसके पहले तक तो कहीं ना कहीं ये लोग एक छतरी के नीचे काम कर रहे थे। देखिए छतरी तो अभी भी वही थी, लेकिन जो है वो वैचारिक मतभेद जो है वो बढ़ करके आ गए। और इसके बाद जो ये जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया उसके कार्यान्वयन को लेकर के, उसके प्रोग्राम को लेकर के दोनों ही धड़े के जो नेता थे, चाहे नरम दल के नेता या गरम दल के, दोनों में ही जो है आपसी जो है वो सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, जिसके फलस्वरूप 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गई। हालांकि कांग्रेस के विभाजन के पीछे 2 कारण हैं। अगर इन कारणों की पड़ताल की जाए, चूंकि आपको बताना भी है वही प्रश्न भी, तो इसके 2 कारण है। एक तो तात्कालिक कारण जो प्रथम दृष्टया आपको दिखता है कि इसी के कारण विभाजित हुआ, और एक उसमें जो छिपा हुआ कारण होता है जो दीर्घकालिक कारण होता है। तो सबसे पहले यदि तात्कालिक कारण की आप बात करेंगे विभाजन के तहत, तो तात्कालिक कारण के तहत अध्यक्ष पद की प्रतिस्पर्धा को देखा जा सकता है, जिसमें गरमपंथी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो नरमपंथी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए रास बिहारी जो है वो बोस को चाहते थे। मतलब यहाँ गरम दल और नरम दल में जो अध्यक्ष पद, आप सभी जानते होंगे कि कांग्रेस में जो है 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव होता था, और उसमें नरमपंथी गरमपंथी जो धारा के लोग थे वो लोग जो है अपने अपने कैंडिडेट के लिए चाहते थे। अगर गरम दल की बात करें तो वो लाला लाजपत राय, सॉरी वो तिलक को चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक को, जबकि जो नरमपंथी थे वो रास बिहारी बोस को चाहते थे। तो ये हो गया। लेकिन क्या यह महत्वाकांक्षा की टकराहट का परिणाम था? मतलब महत्वाकांक्षा की टकराहट का परिणाम के तहत वही कि क्या ये अध्यक्ष बनने की महत्वाकांक्षा आई थी कि जो है ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा हो गई कि विभाजन हो गया? तो नहीं। देखिए हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे उनकी महत्वाकांक्षा जो है इतनी छोटी नहीं हो सकती कि मात्र एक अध्यक्ष के पद की वजह से इतनी बड़ी संस्था में जो है वो फूट पड़ जाए। तो उसके अन्य कारणों पर जो भी है वो विचार करना होगा।
तो वही है कि उसके दीर्घकालिक कारण क्या थे। तात्कालिक कारण अध्यक्ष पद को लेकर के है, लेकिन ये पर्याप्त कारण नहीं था। यद्यपि दोनों धाराओं में टकराहट था, किंतु विभाजन का यह कारण नहीं था। इसके लिए कुछ आधारभूत कारण थे जो निम्न है। अब आधारभूत कारणों में सबसे पहला कारण है कि स्वदेशी आंदोलन के भविष्य को लेकर दोनों धड़ों में मत भिन्नता थी, जो ज्यादा बड़ा मुद्दा था। आप सभी जानते होंगे कि जब बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया तो उसके विरोध स्वरूप जो है वो स्वदेशी मूवमेंट का जो है आयोजन किया गया, और इस मूवमेंट की कार्यक्रम कैसे हो, इसकी रूपरेखा कैसे बने, इसमें जो है क्या चीज़ें अपनाई जाए, इसको लेकर के और इसके भविष्य की दिशा कैसी हो, इसको लेकर के दोनों धाराओं के लोगों के बीच जो है वो विवाद ज़्यादा था। मतलब ये एक बड़ा कारण था स्वदेशी मूवमेंट के भविष्य को लेकर के। गरमपंथी नेता जैसे अरविंद घोष का मानना था कि आंदोलन नरमपंथी बूढ़े लोगों से नहीं चल पाएगा। तिलक इनकी योजना को भीखमंगी राजनीति कहते थे। मतलब जो गरमपंथी नेता थे उनका ये मानना था कि ये जो अनुनय विनय की राजनीति जो करते हैं नरमपंथी नेता, तो उनके माध्यम से जो स्वदेशी आंदोलन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग जो है थक चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, और इनको अपने विचार में परिवर्तन कर लेना चाहिए जो कर नहीं रहे हैं। और वैसे भी जब ऐसी स्थिति होती है, आप अपने घर में ही देखिए, जब बेटा जो है थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो वही फादर जो उसके लिए आइडियल होते हैं उन्हीं की चीज़ों को जो है वो अवहेलना वो करते जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि फादर की जो चीज़ें हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं, अभी पुरानी पंथी धारा पे ही चल रहे हैं, बहुत पिछड़ गए हैं, समाज में कितनी चीज़ें बदल गई हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं, तमाम चीज़ें मन में आती हैं और पिता पुत्र में जो है वो टकराहट होती है। तो यही स्थिति कहीं यहाँ थी कि जो नरम दल के लोग थे, चूँकि वो काफ़ी अरसे से लीड कर रहे थे कांग्रेस को, 1885 में जब गठन हुआ उसके बाद से इन्हीं के हाथ में नेतृत्व था कांग्रेस का, और इनका जो नेतृत्व करने का तरीका था, कुछ कमियां तो नो डाउट बिल्कुल थी। मतलब सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि ये अपना जनाधार जो है वो आम जनमानस तक पहुंचा ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे थे कि इसमें जो नेता थे वो बहुत ही मतलब अमीर घर से थे, इलीट परिवार से संबंधित थे, तो वो तृणमूल स्तर तक जा ही नहीं पा रहे थे। जो गरमपंथी नेता थे कुछ हद तक उस दिशा में प्रयास कर रहे थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनको ये लगता था कि ये जो प्रक्रिया है कि साल में एक बार हम एक अधिवेशन में इकट्ठा होंगे और वहाँ जो है औपनिवेशिक सत्ता को कोसेंगे, वक्तव्य जारी करेंगे, ज्ञापन देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब अपनी मांगों में थोड़ा सा आक्रामकता आनी चाहिए, जबकि नरम दल के जो नेता थे उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक बड़ा कारण ये था। फिर दोनों के राष्ट्र संबंधी विचारों में भी जो है वो मतभेद था। मतलब नरमपंथी सोचते थे कि भारत को एक राष्ट्र बनाना है और इसके लिए अभी जन आंदोलन का उपयुक्त समय नहीं आया है, पहले लोगों को नई राजनीति के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। देखिए, जो राष्ट्र को लेकर के था उसमें भी दोनों धड़ों के लोगों के बीच मतभेद था। नरमपंथियों का ये मानना था कि भारत चूंकि अभी जो है राजतंत्र से फिर औपनिवेशिक गुलामी की तरफ बढ़ गया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो लोकतंत्र की धारा है वो अभी विकसित नहीं हुई है, या अभी वो बहुत शैशवा अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था में बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि लोग अभी मेच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है और इसकी चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले लोगों को उस स्तर तक ले जाने की ज़रूरत है। ऐसा कौन सोचते थे? ऐसा नरमपंथी सोचते थे। जबकि अब गरमपंथी क्या सोचते थे उसको आगे बताएंगे, पहले ये देख लीजिए कि अभी जो आप लोगों का समय है, रिजल्ट आ ही गया है, तो मुख्य परीक्षा को पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए। और इसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हम डेली प्रश्न देते हैं, डेली आपको लिख के दिखाना होगा और डेली ही मार्किंग होती है आपके प्रश्न का और मॉडल आंसर दिया जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से आप अपने प्रश्न को भेजेंगे और प्रॉपर वे में इसकी मार्किंग की जाएगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, और अगर आधा नंबर भी आपका कटा है तो वो बताया जाएगा क्यों कटा है। ऐसा नहीं है कि यदि आप
4 में, सॉरी 8 में 2.5 नंबर पा रहे हैं, तो कैसे आप इम्प्रूव करके इसको 5, 5.5 नंबर तक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में कमेंट की जाएगी, और जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी सभी बच्चों की, तो इसी तरीके से डेली जो है वो मॉडल आंसर भी दिया जाता है। मतलब यहाँ प्रत्येक टॉपिक से न केवल प्रश्न मिलेगा, आपकी कॉपी चेक होगी और मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, और आपकी परीक्षा के पहले पहले करीब करीब 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह होगा कि यदि आप यहाँ से इतना ही करके जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में परीक्षा में रहेंगे। तो सूचना समाप्त हुई, आप लोग इससे जुड़िए। तो चलिए, राष्ट्रवाद को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के जो नरमपंथी धारा थी उसको मैंने पीछे बताया ही। अब गर्मपंथी क्या सोचते थे, तो गर्मपंथी नेताओं का मानना था कि भारत एक राष्ट्र है, बस इसकी ऊर्जा को जागृत जो है वो करना है, और इसके लिए संघर्ष और जनाधार की जरूरत है। मतलब इनका ये मानना था जो गर्मपंथी थे, नहीं, भारत पहले से ही एक राष्ट्र रहा है, और इसकी जो ऊर्जा है वो सो गई है, वो खो गई है, बस उस ऊर्जा को जगाने की जरूरत है। मतलब लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि हम अतीत में जो है वो कितने समृद्धशाली थे, या हमारा अतीत कैसे था। और इसीलिए जो गर्मपंथी धारा के लोग थे वो कहीं न कहीं अतीत की बातें करते थे, मतलब बेसिकली वो एंशियंट काल की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते थे। जैसे तिलक के द्वारा शिवाजी एवं गणपति महोत्सव का आयोजन करना, ये क्या था, ये एक तरीके से लोगों को एक सूत्र में बांधने का ही तरीका था, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को आपस में जोड़ती है। तो वही है कि जो हमारी धार्मिक अस्मिता थी, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान थी, उसको जो है वो एक बड़े फलक पे लाने की जरूरत है। हम पहले से ही एक राष्ट्र थे, ये मानते थे कौन, गर्मपंथी मानते थे। जबकि जो नरमपंथी थे उनका मानना था कि नहीं, अभी भारत जो है एक राष्ट्र नहीं है, अभी इसमें काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो एक अंतर ये भी था, और ये भी बड़ा अंतर था। फिर गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच यह अंतर भी दिखता है कि गर्मपंथी जहां अपने अतीत एवं संस्कृति के प्रति सम्मान और राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष के साथ मजबूती से दिखते हैं, वही जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया कि जो गर्मपंथी हैं वो अपने अतीत को लेकर के बहुत रोमांटिक महसूस करते हैं। मतलब उनको लगता था वाह, हमारा अतीत कैसा रहा है, और वो अगर डिक्लाइन किया है, वो किया है तो मिडिवल काल में, मतलब मुगलों और के बाद की स्थिति है। मुगलों के काल में जब तुर्क आए, मुगल आए, तो वहाँ हमारी क्षति हुई, और अंग्रेज़ों के द्वारा उसे और ज़्यादा बढ़ाया गया। नहीं तो इसके पहले तो हम बहुत अच्छी स्थिति में थे। और अभी भी जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो ऐसा मानते भी हैं कि मतलब हमारा अतीत जो है में हम एक तरीके से सोने की चिड़िया थे, और कालांतर में हमारी जो सोने की चिड़िया है उसको लूटा गया विभिन्न विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, जिसमें सबकी स्वतंत्रता। नरमपंथियों में उदारवाद की धारा ज़्यादा सफल थी। वहीं अगर नरमपंथी की बात करें तो जिसमें सबकी स्वतंत्रता, समानता और तार्किक निर्णय और सेकुलरिज्म पर आधारित राष्ट्रवाद की भावना थी। मतलब इनके राष्ट्रवाद और इनके राष्ट्रवाद में ही अंतर था। तो जब इतना बड़ा वैचारिक अंतर होगा तो आप सोचिए कि अगर एक परिवार में एक पिता के 4 बेटे हैं, वो नहीं चला पाते, ये तो इतनी बड़ी संस्था थी कांग्रेस, तो यहाँ विभाजन तो तय था, बस उसके लिए एक अवसर की तलाश थी, और वो अवसर जो है मिल गया कहाँ, स्वदेशी मूवमेंट के समय 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ। फिर दोनों के नेतृत्व में भी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आक्रामक हाथों में था, क्योंकि इस समय एक कारण ये भी हो सकता था कि अगर इन दोनों जो नरमपंथी जो नेतृत्व था या गर्मपंथी नेतृत्व था, अगर ये दोनों लोग में से कोई भी एक थोड़ा सा शांत स्वभाव का होता तो हो सकता था कि टकराहट नहीं होती, और सूरत जो है वो विभाजन रुक सकता था। क्योंकि आप जान रहे होंगे कि जो गर्मपंथी जो नेता थे उस समय जो लीड कर रहे थे, ड्राइविंग सीट पे कौन थे, तिलक थे, वो काफ़ी उग्र थे। और दूसरी ओर नरमपंथी के जो नेता थे वो फिरोज शाह मेहता थे, वो भी बहुत ही हटीले थे। मतलब एक सुधार करना नहीं चाहते थे और दूसरा सुधार के लिए अडिग थे। तो ऐसी स्थिति में जो है वो विभाजन अपरिहार्य हो ही जाएगा। वही हम बता रहे हैं कि गर्मपंथी नेतृत्व अरविंद घोष कर रहे थे जो परिवर्तन के लिए अडिग थे, वही नरमपंथी नेतृत्व जो है वो फिरोज शाह मेहता के हाथों में था जो कोई परिवर्तन चाहते ही नहीं थे।
सॉरी मैंने पीछे तिलक बोल दिया, हालांकि तिलक भी गरमपंथी नेता में ही आएंगे, लेकिन जो नेतृत्व थे वो सॉरी अरविंद घोष कर रहे थे। और अरविंद घोष जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वैचारिक रूप से कट्टर थे। तो जब कट्टर लोग होते हैं, मैंने एथिक्स में पढ़ाया है, तो इनके हृदय को परिवर्तन करना थोड़ा सा टफ होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। और यही स्थिति कहीं ना कहीं नरमपंथी नेता फिरोज शाह मेहता के साथ भी थी। तो ये भी स्थिति जो है वो टकराहट का कारण बनी। तो ये सारे कारण जो है सम्मिलित रूप से सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसके लिए उत्तरदायी थे, न कि केवल एक कारण जो मैंने तात्कालिक बताया था। तो ऐसा नहीं, इसके अन्य कारण भी थे और आप पॉइंट पॉइंट ऐसे दिखा दीजिए। तो आपके प्रश्न का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में बताएंगे कि जहां तक इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में प्रभाव का प्रश्न है, तो निम्न बिंदु जो है वो उल्लेखनीय है। सबसे पहले कांग्रेस जो है इसमें कमजोर पड़ी। सबसे पहला जो है कि कांग्रेस जो है वो कमजोर पड़ी। कोई भी घर है, यदि आपके घर में ही 4 भाई हैं, यदि चारों लोग बढ़ जाते हैं तो तत्काल में तो कमजोर पड़ ही जाते हैं। तो वही चीज़ें कि कांग्रेस कमजोर पड़ी। नरमपंथी जो है वो निष्क्रिय हो गए, मतलब चूंकि इनको जो है वो धरातल पे इनकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कौन करता था, ले कौन जाता था, वही गर्मपंथी के लोग, वही यंग विचारधारा के लोग, यंग जनरेशन के लोग। अब वो यंग जनरेशन का जो झुकाव है वो इससे खत्म हुआ, तो ये अपने आप में ही हाशिए पे चले गए और इसलिए नरमपंथी जो है वो कमज़ोर पड़ गए और गर्मपंथी दमन के शिकार हो गए। देखिए अब यहाँ आप देखेंगे कि नरमपंथ और गर्मपंथ में कौन अच्छा था। ये तरीका तो यही था कि गर्मपंथी जो नेता थे वो सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते, क्योंकि नरमपंथी बहुत अच्छे से जान रहे थे कि अभी वो समय नहीं है कि हम बहुत आक्रामक तरीके से अपनी मांगों को रखें। यदि रखेंगे तो बैक फायर करेगा और हमारी जो योजनाएं हैं, जो अभी हम धीरे धीरे चला रहे हैं, वो सब एक बैग ठप कर दी जाएंगी। और वही हुआ भी। चूंकि नरमपंथी कमजोर पड़ गए, वो तो प्रदेश से गायब हुए ही हुए, लेकिन जो गर्मपंथी हुए, गर्मपंथी का जो है वो निर्ममता पूर्वक जो है अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया गया। और दमन के तहत किया क्या गया, लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया गया। मतलब नरमपंथियों के एक बड़े नेता जो लाला लाजपत राय थे, उनको अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि अब आप देश से बाहर जाइए, क्योंकि आप जो है अब देश में अराजकता जो है वो फैला रहे हैं। तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया। आप सभी जानते होंगे कि तिलक महोदय को उसके बाद जो है मांडले जेल भेज दिया गया एक्ट लगा करके। और अरविंद घोष एवं विपिन चंद्र पाल सक्रिय राजनीति से जो है वो संन्यास ले लिए। मतलब नरमपंथी अगर हाशिए पे गए, उनका वर्चस्व, उनका वजूद मिटा, तो गर्मपंथी और भी बुरी स्थिति में चले गए। तो ये आप बता दीजिए, कांग्रेस तो कमजोर पड़ी ही पड़ी। फिर जो है अगला जो क्या हुआ कि क्रांतिकारी धारा का जो है वो उभार हुआ। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अगर कांग्रेस कमजोर पड़ेगी तो जो युवा वर्ग था, जब अनुनय विनय या जब कोई भी प्रक्रिया के तरीके से चीजें ना मिले तो युवाओं में आक्रोश जल्दी आता है और वो वैकल्पिक मार्ग की तरफ मूव करने लगते हैं। और वो उसमें क्या होता है कि वो हिंसात्मक गतिविधियों में जो है वो संलिप्त हो जाते हैं। और इसी तरह आप देखेंगे इस समय जो है वो क्रांतिकारी धारा का जो है वो खूब विकास होता है, चाहे बंगाल में होता है, महाराष्ट्र में होता है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर सरकार द्वारा 1909 और 1919 के भारत सरकार अधिनियम में मामूली जो है वो सुधार भी किया गया। मतलब इतना सब हुआ तो थोड़ा बहुत सरकार भी प्रेशर में आई। सरकार को भी लगा कि नहीं, कुछ कुछ चीज़ें करते रहना चाहिए, नहीं तो ये जो असंतोष है ये हमारे लिए कभी बहुत भारी पड़ेगा। तो 1909 और 1919 के अधिनियम में थोड़ा सा जो है भारतीयों के प्रतिनिधित्व को जो है वो बढ़ाने का प्रयास किया गया, ताकि जो है थोड़ा सा जो जले पर मरहम लगाया जाए, वही चीज़ें हैं। तो इस प्रकार कुछ कालखंड तक पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही जो है वो बिखर गया था। इसमें प्रगति तब देखने को मिली जब आगे चलकर नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आया। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि क्रांतिकारियों में वो क्षमता कभी नहीं रही। देखिए, उनकी देशभक्ति पे हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं,
और वो भी हमारे लिए उतने ही आदरणीय हैं जितने नरमपंथी या गर्मपंथी नेता हैं। लेकिन समस्या यही थी ना कि हिंसात्मक तरीके से कोई भी आप उपलब्धि पाएंगे तो उसके खो जाने का डर रहा है। आप विश्व इतिहास में बहुतेरी क्रांतियों को देखिए जो रक्त रंजित रही हैं, जिससे तत्काल में कुछ परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वो परिवर्तन जो है वो दीर्घकालिक नहीं रहा, वो बहुत ही अल्पकालिक रहा और फिर वो एक समय के बाद छीड़ भी हो गया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो तत्काल में तो पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो ही बिखर गया था। स्वदेशी के बाद आप देखेंगे कि अगला जो बड़ा प्रयास दिखता है वो कब दिखता है, जब गांधी जी जो है भारत आते हैं और उनके द्वारा सविनय चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा आंदोलन, बारदो, और उसके बाद फिर एक अहमदाबाद मिल वाला करते हैं, और फिर जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब शुरू होती हैं तब फिर जा करके आंदोलन को एक गति मिलती है, वो भी कब, गांधी जी के नेतृत्व में। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से आप सारे पॉइंट को समझे होंगे और प्रश्न कैसे लिखना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना है या कैसे जो है बीच का पार्ट लिखना है, इसके बारे में भी आप जो है वो सीखे होंगे। तो ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इससे भी जुड़िए। देखिए हमारा जो है समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, इससे आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ सारी सूचनाएं आपको टाइम टू टाइम निःशुल्क मिलती रहती हैं, सबसे पहले मिलती रहती हैं, कोई भी सूचना आती है। और ये दो हमारे चैनल हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का यूट्यूब जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। आप लोग इस दोनों से जुड़िए, दोनों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम यहाँ आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ डेली लेके आ रहे हैं। तो कम से कम आप लोग भी इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यही आप लोगों के एक तरीके से अगर कुछ यहाँ से सीख रहे हैं तो यही आप लोगों के लिए शुल्क है, और इतना शुल्क तो बनता है। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप फ़ोन कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।